नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएसपी सीटेट ऑनलाइन पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम पियाजे महोदय का जो सिद्धांत दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में देखेंगे। जो 4 अवस्था है उसका क्या विशेषता है उसके बारे में देखेंगे, फिर आलोचना देखेंगे। तो यह पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। यदि आप देखते हैं पूरा तो निश्चित रूप से आप अपना 5 नंबर पक्का कर सकते हैं। इस पे हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें पूरा क्वेश्चन होगा, इसमें पूरा थ्योरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है। संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले आप समझिए संज्ञान कि दुनिया के बारे में जो समझ बनाने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो संज्ञान कहलाता है। संज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य है, जैसे कि सोच यानी कि चिंतन, इसके बाद है समस्या समाधान, तर्क कर पाना, स्मृति यानी कि मेमोरी। तो ये सब है आपका संज्ञान से संबंधित तथ्य। अब समझिए संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास हुआ यानी मस्तिष्क का विकास, आपके दिमाग का विकास, आपके खोपड़ी का विकास। तो पियाजे मानते हैं कि बच्चा का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, इसी बारे में बात किए हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में किस प्रकार से होता है, किस अवस्था में बच्चा क्या सीख पाता है। पियाजे एक रचनावादी विचारक थे, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो संरचनावादी लिखे या रचनावादी लिखे एक ही बात है, आप ध्यान में रखेंगे इसको। रचनावादी विचारक जो भी होता है वो मानते हैं कि बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। विचार और भाषा, पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है, थॉट आता है, फिर लैंग्वेज आता है। यानी कहें तो 1 नंबर पे विचार को रखना है और 2 नंबर पे भाषा को रखना है। पियाजे मानते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है जो बड़ों की तुलना में समान मात्रा में सोचता है, यानी मात्रात्मक रूप से समान होता है, लेकिन गुणात्मक रूप से जो सोच होता है वह भिन्न होता है। एक बात और आपसे पूछता है बराबर, तो आप याद रखें कि पियाजे महोदय जो हैं वो ड्राइवरी लाइसेंस बनवाए थे, यानी डीएल बनवाए थे। तो डी से हो गया डेवलपमेंट, एल से हो गया लर्निंग। तो पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा। पियाजे के हिसाब से पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा, पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा। यदि वाइगोत्स्की पूछ दे तो सीधा उल्टा कर दीजिएगा इसका। देखिए कुछ जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए यदि आप पियाजे पढ़ रहे हैं। तो स्कीमा, बच्चे के मस्तिष्क में जो भी कुछ है उसके थ्रू जो भी कुछ वो देखता है उसका जो इमेज बनता है दिमाग में, वही स्कीमा कहलाता है। अनुकूलन, पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने की प्रक्रिया, यानी एडप्ट होने का प्रक्रिया जो है वह अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, आत्मसातीकरण एवं समायोजन। आत्मसातीकरण का दूसरा भी नाम है समावेशन। तो ध्यान में रखेंगे आपका, या तो आत्मसातीकरण लिखा हुआ आएगा या तो फिर समावेशन लिखा हुआ आएगा, तो दोनों एक ही चीज़ होता है। दूसरा वैरायटी है समायोजन, यानी एकोमोडेशन। उदाहरण समझिए, आप समझ जाएंगे। पहले तो डिफिनेशन इसका सुन लीजिए। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो आत्मसातीकरण कहलाती है। ये सीधा सीधा बुक का डिफिनेशन हम आपको बता दिए, क्योंकि यही बुक में सीधा सीधा डिफिनेशन दिया हुआ है और सीटेट सीधा सीधा उठा के पूछ दिया है। तो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की जो प्रक्रिया है यह आत्मसातीकरण कहलाता है, और पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना तथा उसको संशोधन करना समायोजन कहलाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, जब भी चेंज का बात आएगा, मॉडिफाई का बात आएगा, परिवर्तन का बात आएगा, नया निर्माण करने का बात आएगा तो समायोजन के साथ जाना है, और केवल शामिल करने का बात होगा तो आत्मसातीकरण के साथ जाना है। एग्जाम्पल समझिए, एक बच्चा है जिसको बिल्ली का बच्चा का स्कीमा बना हुआ है। जब वह शेर के बच्चा को देखता है तो उसे भी वह बिल्ली का बच्चा ही बोलता है, तो ये आत्मसातीकरण है। जब बच्चा बिल्ली के बच्चा को बिल्ली का बच्चा तथा शेर के बच्चा को शेर का बच्चा बोलता है तब वह समायोजन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, बच्चा के मस्तिष्क में पक्षी का इमेज बना हुआ है। जब वह
एरोप्लेन देखता है तो उसे भी वह पक्षी ही बोलता है। तो यह आत्मसातीकरण है। जब वह पक्षी को पक्षी और एरोप्लेन को एरोप्लेन बोलता है तब वह समायोजन कहलाता है। तो ये 2 एग्जाम्पल ही काफ़ी है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, हम और अलग माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। बाकी आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही जाएगा यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो। चलिए आगे देखिए। आगे पॉइंट है आपका, वहाँ पे छूट गया था आपका संतुलन। तो आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में जो बैलेंस बनाता है वो होता है आपका संतुलन, यानी इक्विलिब्रेशन। क्या होता है कि मान लीजिए जब बच्चा का स्कीमा बना हुआ है बिल्ली के बच्चे का, तो बिल्ली का बच्चा का स्कीमा बना हुआ है, जब वो शेर का बच्चा देखता है तो उसे भी वो बिल्ली का बच्चा बोलता है। तो ये तो हो गया आत्मसातीकरण। तो जब वह शेर के बच्चे को भी बिल्ली का बच्चा बोलता है तो उसे जब आप बोलते हैं कि यह शेर का बच्चा है तो उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है, यानी असंतुलन पैदा होता है। और असंतुलन दूर करने के लिए वो अपने स्कीमा में चेंज करता है या बदलाव करता है, ये आपको समायोजन कहलाता है। तो संतुलन का काम होता है आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में बैलेंस बना के रखना। इस प्रकार से देख लिए हम सब कुछ ऊपर का। देखिए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जिसमें वह 4 चरण या 4 अवस्था दिए हैं। आपसे पूछेगा चरणीय सिद्धांत किसका है, तो पियाजे महोदय का ही है। पियाजे महोदय अपने चरणीय सिद्धांत में बताते हैं कि विकास और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ध्यान में रखेंगे इस बात को कि विकास चरण में होता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे महोदय 4 चरण देते हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आपको क्रम में लगाने के लिए भी दे सकता है। तो ध्यान में रखेंगे आप। चलिए सबका पॉइंट देखते हैं कि किसका क्या विशेषता है। पहला है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष का होता है। इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे मुंह, कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से बच्चा सीखता है। सेंसेस आर टीचर होता है। इसका विशेषता है कि इसमें वस्तु अस्थायित्व आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। बच्चा को आप कुछ भी चीज़ दिखाते हैं फिर वह छुपा लेते हैं तो बच्चा के लिए वह चीज़ रहता ही है, इसे ही कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। इसके बाद का पॉइंट है आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। तो बच्चा को जो भी कुछ चाहिए वह उसके पीछे भागता है। जैसे कि बच्चा को जब आप एक चॉकलेट दिखा देते हैं तो वो बच्चा को वो चॉकलेट चाहिए होता है तो वो आपके पीछे पीछे आता है। यही है आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अगला जो स्टेज है वो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका एज है आपका 2 से 7 वर्ष। ध्यान में रखिएगा, एज यहाँ से पूछता ही है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एज क्या है पियाजे के अनुसार, तो 2 से 7 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चा का वन वे थिंकिंग होता है, यानी बच्चा एक तरफ से ही सोच पाता है। विचारों का उत्क्रमण्यता, इरिवर्सेबल थॉट। केंद्रीयता को समझिए। केंद्रीयता का मतलब होता है बच्चा एक तरफ से ही सोच पाता है। इसे लेक ऑफ कंसंट्रेशन के साथ भी जोड़ा जाता है, यानी संरक्षण की कमी के साथ भी जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए 2 लीटर पानी हो तो कम चौड़ा वाला बर्तन में रखेंगे और ज़्यादा चौड़ा वाला बर्तन में रखेंगे, तो स्वाभाविक सा बात है कि कम चौड़ा वाला बर्तन में जब आप रखेंगे चीज़ों को तो ये ज़्यादा ऊपर तक भरेगा, और जब अधिक चौड़ा वाले बर्तन में रखेंगे तो वह कम ऊपर तक भरेगा। तो जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा तो वह कम चौड़े वाले बर्तन को चूज करेगा, क्योंकि दिखेगा उसके हिसाब से कि इसमें ज़्यादा है, लेकिन क्वांटिटी की मात्रा जो है वो 2 लीटर वो दोनों में समान है, लेकिन यह दिखेगा ज़्यादा तो बिकेगा ज़्यादा। तो जो ज़्यादा दिखता है ज़्यादा बिकता है, यह पियाजे का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। आप समझ गए होंगे केंद्रीयता, यानी बच्चा एक ही पक्ष देख पाता है। इसके बाद है जीववाद। जीववाद का मतलब होता है कि निर्जीव को सजीव समझना। निर्जीव जिसमें जान ना हो उसे निर्जीव कहते हैं, और निर्जीव को सजीव बच्चा समझता है। वह बेबी डॉल के साथ खेलेगा, गुड़िया को कपड़ा पहनाएगा, उसे खाना खिलाएगा, पहनाएगा, अपने हिसाब से उसको जो मन होता है गुड़िया के साथ करते रहेगा, यानी वो निर्जीव में भी जान डाल दे देता है। प्रतीकात्मक सोच यानी सिंबॉलिक थॉट। इस अवस्था में बच्चे में प्रतीकात्मक सोच आ जाता है। बच्चे सिंबॉल के साथ सीखना खेलना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें बच्चा राजा रानी का खेल खेलेंगे आपको, तो ध्यान में रखेंगे प्रतीकात्मक सोच पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है। जैसे एक क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ भी है
कि बच्चा चिप्स को देखती है और कहती है तितली, यह क्या दिखाता है? तो यह प्रतीकात्मक सोच है। जैसे है कि एक साइकिल जो बच्चे के सामने में नहीं है, फिर भी साइकिल का इमेज बच्चा के सामने में बन रहा है, तो ये क्या दिखाता है? ये भी प्रतीकात्मक सोच ही है। बच्चे के सामने में डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन बच्चे अपने 2 डंडा लेकर कान में लगाएंगे और ये दर्शाएंगे कि ये आला है और उससे लगा कर चेक करेंगे। बच्चे राजा रानी का खेल खेलेंगे। तो यही है प्रतीकात्मक सोच। अहमवादी यानी एगोसेंट्रिक। एगोसेंट्रिक होता है कि बच्चा दूसरे का व्यू नहीं समझ पाता है, वो जो कहता है वही समझिए। नॉर्मल भाषा में समझना है तो अहमवादी को आप जिद्दी से समझ सकते हैं कि जो उसको चाहिए बस वही, दूसरे सामने वाला को बात वो समझ ही नहीं पाता है। तो अहमवादी का मतलब हुआ दूसरे का व्यू नहीं समझ पाना। और तार्किक सोच होता है, इसमें बच्चा तर्क नहीं देगा, कुछ से कुछ बोलेगा। कारण तथा प्रभाव। कारण तथा प्रभाव को आप समझ सकते हैं। कारण तथा प्रभाव का मतलब है कि जैसे कि आप कपड़ा सूखने के लिए आप अपने छत पे देते हैं, तो बच्चा को लगता है कि धूप उगा हुआ है इसलिए कपड़ा सूखता है। तो ठंडे के महीना में तो धूप नहीं रहता है, फिर भी कपड़ा सूखता है। तो ये कारण तथा प्रभाव बच्चा को जो दिखता है वही समझ में आता है। आपसे पूछिए भाषा सीखने का संवेदनशील अवस्था। तो भाषा सीखने का संवेदनशील अवस्था यदि पियाजे के हिसाब से पूर्व संक्रियात्मक दे, मूर्त संक्रियात्मक दे, अमूर्त संक्रियात्मक दे, संवेदी प्रेरक दे तो पूर्व संक्रियात्मक मारना है, नहीं तो दे पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शेषावस्था तो पूर्व बाल्यावस्था मारना है। ध्यान में रखेंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, जस्ट 1 मिनट के अंदर में जो भी पॉइंट देखें। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है विचारों का उत्कर्मण्यता यानी एक तरफ से सोच पाना। केंद्रीयता, केंद्रीयता का भी मतलब है एक तरफ से ही सोच पाना या लेक ऑफ कंसंट्रेशन के साथ भी इसको जोड़ा जाता है। जीववाद, निर्जीव को सजीव समझना। प्रतीकात्मक सोच, बच्चा प्रतीक के साथ खेलता है, इसमें प्रतीक के आधार पर ही वह सीखना प्रारंभ करता है। अहमवादी, बच्चा दूसरे का व्यू नहीं समझ पाता है। कारण तथा प्रभाव, जो भी कुछ दिखता है बच्चा उसको लगता है कि इसी कारण से ये हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट था, हम भी देख भी लिए, पॉइंट भी रिवीजन भी कर लिए। अगला थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष का अवस्था होता है। इसमें बच्चा जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर पाता है वो सब गुण इसमें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पलटावी सोच, यहाँ पे बच्चा दोनों तरफ से सोच पाता है। विचारों का उत्कर्मण्यता यानी बच्चा इसमें दोनों तरफ से सोच पाता है। प्रतिवर्तन का भी यही मतलब होता है। जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वह एक तरफ से ही सोच पाता है, जैसे कि वह यह समझ पाता है केवल कि पानी से बर्फ़ बनता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता है कि बर्फ़ से भी पानी बनेगा। तो जब बच्चा दोनों तरफ से सोच पाएगा तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी समझिए, जैसे कि घर से विद्यालय का दूरी 1 किलोमीटर है, तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब होगा तो वह एक साइड से ही समझ पाएगा कि घर से विद्यालय का दूरी 1 किलोमीटर है। जब वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा तो वह यह भी समझ पाएगा कि विद्यालय से घर का भी दूरी 1 किलोमीटर ही है। तीसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे वह समझ पाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि 10 + 5 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा। लेकिन जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा तो वह यह समझ पाएगा कि 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा। तो यानी दोनों तरफ से बच्चा इसमें सोच पाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक तरफ से ही सोच पाता है। आगे है आपका तार्किक सोच। बच्चा इस अवस्था में तार्किक सोच प्रारंभ कर देता है। मूर्त सोच, मूर्त सोच का मतलब होता है बच्चा जो भी कुछ देखता है उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। मूर्त वस्तु वह वस्तु होता है जो बच्चा को दिख रहा है। मूर्त सोच हुआ जो वस्तु दिख रहा है उसके बारे में सोच पाना। आगमनात्मक तर्क, आगमन विधि आप पढ़े हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाना है, बच्चे को पहले उदाहरण देना है, बच्चा उदाहरण से नियम की तरफ जाता है इस अवस्था में। संरक्षण, संरक्षण समझिए, ये बार बार पूछता है सीटेट के एग्जाम में। कंजर्वेशन, संरक्षण का मतलब होता है कि मात्रा नहीं बदलने वाला है आकृति और आकार बदल देने से। यदि 1 लीटर पानी हम कम चौड़ा वाले बर्तन में भी रखें और वही 1 लीटर पानी अधिक चौड़े वाले बर्तन में भी रखें तो जो क्वांटिटी है 1 लीटर वो बदलने वाला नहीं है। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा तो वह दोनों में से कोई एक चूज करेगा, लेकिन यही बच्चा जब वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा तो वह केवल एक को चूज करेगा। तो वहाँ पे हो जाता है सेंट्रेशन। और यहाँ पे है आपका जो समझ पाता है इस बात को कि दोनों में समान मात्रा है तो वो कहलाता है संरक्षण। यानी आकृति और आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलने वाला है, यही कहलाता है आपका संरक्षण। ध्यान में रखेंगे, यदि आपसे पूछे कि संरक्षण क्या होता है तो आकृति और आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलने वाला है,
और यदि आपसे पूछ ले कि संरक्षण कंजर्वेशन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार से किस अवस्था का विशेषता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है। आगे देखिए है विकेंद्रन यानी डिसेंट्रेशन। किसी भी चीज़ के बारे में सही सही सोच पाना ही विकेंद्रन कहलाता है। प्रतिवर्तन का मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी यानी दोनों तरफ से सोच पाना। इसके बाद है आपका क्रमबद्धता यानी सीरियसन। क्रमबद्धता का मतलब होता है क्रम में लगाना। छोटा से बड़ा की तरफ लगा दीजिए या फिर बड़ा से छोटा की तरफ लगा दीजिए, यही है आपका क्रमबद्धता यानी क्रम में सजा देना। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। इस अवस्था में बच्चा में क्लासिफिकेशन आ जाता है, वर्गीकरण कर पाता है वो। जैसे कि आप मान लीजिए कुछ अलग अलग वैरायटी का आप शूज रख दे यानी जूते रख दे और चप्पल रख दे या और भी कुछ कुछ चीज़ रख दे, तो बच्चा चप्पल को चप्पल के साथ, जूता को जूता के साथ कर देगा वो, यानी वर्गीकरण कर पाएगा, वर्गीकृत कर देगा चीज़ को। सकर्मक अनुमान। सकर्मक अनुमान क्या होता है, इसको समझिए। ट्रांजिटिव थॉट, कि यदि बच्चा देख लेता है कि ए बी से बड़ा है और यदि बी सी से बड़ा है, तो वह समझ जाता है कि ए जो होगा वो सी से बड़ा होगा। तो इस बात को समझ लिए। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ से पियाजे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एक लाइन में देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन सा है। पलटावी सोच, मूर्त सोच, तार्किक सोच, आगमनात्मक तर्क, संरक्षण, विकेंद्रन, प्रतिवर्तन, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, सकर्मक अनुमान, ये सभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है। और सारा डिटेल हम आपको दे दिए, कौन चीज़ क्या है नहीं है उसको आप ध्यान में रखेंगे। लास्ट है चौथा आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो एज है आपको उसको ध्यान में रखना है। 11+ यानी 11 से 15 दे तो उसको टिक करना है, नहीं 11+ दे केवल तो 11+ के साथ जाना है। इसका विशेषता देखते हैं। इसमें अमूर्त वस्तु के विषय में बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, या पूछे सीधा अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस में होगा, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे आप। वैज्ञानिक सोच, ये भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का भी विशेषता है। निगमनात्मक तर्क यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ही विशेषता है। तो ये जितना विशेषता था सभी विशेषता को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा सब चीज़ क्या है नहीं है। एक बार में आप कंफ्यूज रहेंगे, पूर्व संक्रियात्मक का मूर्त में जाएगा, मूर्त का आपका पूर्व में जाएगा। तो पूर्व और मूर्त को थोड़ा अच्छा से देखिए क्योंकि वही थोड़ा मिक्स होता है। बाकी संविधि प्रेरक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ज़्यादा दिक्कत है नहीं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी पता है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो पियाजे मानते हैं कि बच्चा जब परिपक्व हो जाएगा तो वह उस चीज़ को करेगा। जैसे एक बच्चा है, नवजात शिशु है, तो आप उसके हाथ में फ़ोन थमा के कहेंगे आप पूरा मूवी देखो तो वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका हाथ और उसका आँख इस प्रकार से अभी मैच्योर नहीं हुआ है। जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो करेगा। अगला है एक्टिविटी यानी बच्चा करके सीखता है। अगला है आपका सामाजिक अंतःक्रिया यानी समाज में पारस्परिक क्रिया जो भी होता है उसके थ्रू इंटरलाइज करके बच्चा सीखता है, उसका संज्ञानात्मक विकास उसके थ्रू होता है। संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन। संतुलन हम आपको पहले ही बता दिए, यह आत्मसातीकरण यानी समावेशन और समायोजन के बीच में बैलेंस बनाता है। तो यह संज्ञानात्मक प्रोसेस है आपका। तो आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से कौन सा पियाजे इसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ से रहेगा। एक आपको भाषा जोड़ देगा या फिर कुछ और जोड़ देगा, तो ध्यान में रखेंगे। देखिए कुछ आलोचना है पियाजे का, उसको भी देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पियाजे का कथन है कि विकास असतत है। हम अभी बताए थे आपको शुरू में ही, उनका मानना है कि विकास असतत है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि वो चरणीय सिद्धांत देते हैं कि जो विकास है वो चरणबद्ध तरीका से होता है। जबकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का कहना था कि विकास जो है क्रमबद्ध है, कंटिन्यूअस है। वाइगोत्स्की भी मानते हैं कि विकास जो है वह क्रमबद्ध है यानी कंटिन्यूअस है, जबकि पियाजे मानते हैं कि यह असतत है, डिसकंटिन्यूअस है, यह चरणबद्ध चरण होता है यानी विकास जो है वह चरण में होता है। दूसरा पॉइंट है, पियाजे बच्चों के मानसिक विकास के लिए सामाजिक संरचना को कोई अहम भूमिका नहीं दिया है, मतलब बहुत ही कमतर आंका है। और आप ध्यान में रखेंगे भाषा को तो बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है पियाजे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा है आपका, इन्होंने जो भी अध्ययन या शोध किया वह इनके खुद के बच्चों पर ही था। अगर वह दूसरे बच्चे को शामिल करता तो इससे भिन्नता आने की संभावना बन सकती थी।
तो यह 3 क्रिटिसिज्म है, आप ध्यान में रख सकते हैं। आपका क्रिटिसिज्म यदि पूछेगा भी तो दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ये कम आंके हैं, क्योंकि देख लीजिए दूसरा अवस्था जो है वहाँ बच्चा एक तरफ से ही सोच पा रहा है, और जो तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो उसमें बच्चा दोनों तरफ से सोच पा रहा है। तो यदि अवस्था से पूछे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से आपको जोड़कर आंसर इसको टिक करना है। तो ध्यान में रखेंगे। यह था आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरी सेक्शन। इस पे क्वेश्चन भी आएगा, जितना ऑनलाइन का क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करवाएंगे। बाकी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू।